हेलो एवरीवन। तो आज यार हम एक नवी एनर्जी के साथ एक नवा चैप्टर गाइस स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर गाइस जब से अपना एनटीए एग्जाम लेने लग गया है तब से अपने एग्जाम्स में मतलब कैपेसिटर को इज्जत बहुत देने लग गए हैं। इससे क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं। आपके अगर प्रीवियस ट्रेंड को देखें तो एनटीए इसको अब ज्यादा इज्जत देने लग गया है। तो इससे आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, चैप्टर बहुत छोटा है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो अपने लिए लड्डू टॉपिक है। तो सिंपल भी है यार, इंटरेस्टिंग है। सबसे मेन बात इंटरेस्टिंग है, बोरिंग चैप्टर नहीं है। तो यार चलो कैपेसिटर को करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप पूरी एनर्जी में हो, पूरी एनर्जी रखो यार अपने आप में। बस 2-3 महीने की बात रह गई है और आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो पूरी एनर्जी में रहो, अभी सुस्त ना बैठे रहो, आपको भी पूरे जोश में रहने की जरूरत है। तो गाइज आज से यार हम कैपेसिटर को भी आज से क्या मतलब अभी ही स्टार्ट करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे। तो सब कुछ करेंगे यार डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए उसके बाद हर एक टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, सिंपल फॉर्मूला नहीं बात करेंगे। उसके बाद और भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसको देखेंगे। तो फाइनली लास्ट तक हम पहुंचेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तक करेंगे और अपने चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है, तो चलो यार सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं कैपेसिटर को। ठीक है ना। तो यार छोटा चैप्टर है, ज्यादा कोई मतलब इतना लेंथी भी नहीं है, ये अपना अच्छी तरह कवर हो जाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो कैपेसिटर की बात करें तो यार कैपेसिटर पहली बात आपके घर में भी है। कैपेसिटर आप अपने फैन में देखोगे तो फैन में एक व्हाइट से कलर का होता है जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर आपके घर में शायद बोलते हो, कंडेंसर बोलते हो, कैपेसिटर ज्यादा नहीं बोलते घर में हम। तो कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है कंडेंसर, है ना। जैसे आपको घर में कुछ और बुलाते होंगे, आपके दोस्त कुछ और बुलाते होंगे, आपका स्कूल में नाम कुछ और होगा, वैसे ही कैपेसिटर भाई साहब को हम नॉर्मली घर में कंडेंसर नाम से बुलाते हैं। तो आपका जो फैन होगा, आपने देखा भी होगा, आपका जो फैन है, ठीक है, फैन में व्हाइट कलर का एक छोटा सा इतना सा कैपेसिटर लगा होता है, उसको ही बोलते हैं कैपेसिटर। नहीं देखा है कभी तो फैन में जाना, आपके घर में फैन होगा, फैन के ऊपर लुक करना, देखोगे उसे तो आपको दिखेगी एक व्हाइट कलर की चीज होती है, वही आपका कैपेसिटर है। ठीक है ना। तो बात करते हो तो छोटी सी एक वैसे ही बता रहा था कि हाँ आपके घर में भी एक ऐसी चीज है जिसको आप करने वाले हो। ठीक है ना। चलो वैसे आपको इतनी कोई मतलब नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जेईई नीट के एग्जाम में कि आपके घर में कोई कैपेसिटर है कि नहीं। उधर तो आपको क्वेश्चन आएंगे, वेराइटीज आएंगी, फॉर्मूलेज आएंगे, उनकी एप्लीकेशन आएगी, तो उसको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात करें यार इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कैपेसिटर होता क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे कैपेसिटर क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। देखो क्या है, दो कंडक्टर्स लो, जैसे मान लो एक मैंने कंडक्टर लिया, मैंने किसी भी शेप का एक कंडक्टर ले लिया। एक मान लो एक कंडक्टर ए है आपका, एक कंडक्टर ए है। दो कंडक्टर किसी एक सेपरेट डिस्टेंस पे मतलब किसी एक डिफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन को प्लेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज प्लेस हैं, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। क्लियर है बात। तो कैपेसिटर का जनरली काम क्या होता है, कैपेसिटर इज यूज मतलब कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जब भी कभी सर्किट में चार्ज की जरूरत होती है तो कैपेसिटर चार्ज प्रोवाइड करके वो अपना सर्किट का काम कंप्लीट कर देता है। ठीक है। जो आपका फैन चलता है, फैन जब स्टार्ट होने के लिए भी कैपेसिटर का रोल आता है और फैन रोटेट भी करता है तो उसमें भी कैपेसिटर का एक रोल होता है। हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है वो। आप जब हायर लेवल्स में इंजीनियरिंग करोगे, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेंगे, उनके में आएगा। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं, तो पहली बात है डेफिनेशन है कि दो कंडक्टर्स, ठीक है ना, किसी क्लोज डिस्टेंस पे रखे हो तो उसको बोलते हैं कैपेसिटर। पहली बात ये क्लियर है। ठीक है ना। उसके बाद अच्छा देखो इसमें क्या होता है,
देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैं, तो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, दो कंडक्टर्स तो होते हैं, लेकिन उन दो कंडक्टर्स की खासियत क्या होती है, उसमें क्या होता है, एक कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज होता है और दूसरे कंडक्टर में सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज होता है। वही दो टाइप, मतलब वही दो डिफरेंट टाइप के कंडक्टर से ही कैपेसिटर बनता है, कि एक आपका जैसे इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। कैपेसिटर में क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं दो डिफरेंट कंडक्टर्स के बीच में। क्लियर है? तो इसमें प्लस क्यू चार्ज था तो इसमें माइनस क्यू चार्ज था। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज अ चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा। तो चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर का मतलब क्या होगा कि चार्ज ऑन ए पॉजिटिव प्लेट ऑफ, चार्ज ऑन ए पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज, देखो दो आपके पास कंडक्टर हैं, एक प्लस, जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज है, एक जिसमें माइनस क्यू चार्ज है। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, प्लस क्यू। चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, प्लस क्यू। मतलब चार्ज ऑन ए पॉजिटिव चार्ज प्लेट, मतलब जो पॉजिटिव वाली चीज है, जिसमें जिस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वही आपका चार्ज ऑफ कंडक्टर होता है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर होता है। चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब समझे, चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या, जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को ही, पॉजिटिव चार्ज वाले चीज को ही बोलते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर। वैसे अगर बात करें तो टोटल चार्ज पूरे, देखो ये दोनों का सिस्टम, एक आपका एक कंडक्टर ए रहा, एक कंडक्टर ए रहा, ठीक है, इन दोनों के सिस्टम से आपका कैपेसिटर बना है। तो टोटल चार्ज अगर कैपेसिटर का कोई पूछे तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है। इसमें प्लस क्यू है और इसमें उतना ही माइनस क्यू है, तो एक दूसरे को अगर हम इनका नेट निकालेंगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। तो नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर तो जीरो होता है, लेकिन आपसे कोई चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर पूछे तो उसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि आपका पॉजिटिव चार्ज वाली चीज में कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज ऑफ कैपेसिटर अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि प्लस क्यू है इस कैपेसिटर का, और अगर नेट चार्ज पूछे तो जीरो है। नेट चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो ये चलो बात हो गई, बहुत बेसिक बात हो गई, ठीक है, बोर्ड लेवल तक की बात हो गई। अब आगे बात करना स्टार्ट करते हैं, मेन अपने फॉर्मूलेस पे आते हैं। सबसे पहली चीज आती है कैपेसिटेंस, ठीक है, जो आपको निकालने को कहते हैं। कैपेसिटेंस की बात करें तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, आपको पता है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। आई होप आपको पता हो, आपने अभी किया था पोटेंशियल, अभी हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उधर हमने देखा था जय शेल हो आपका, जय स्पेयर हो, कंडक्टिंग स्पेयर हो, उन सब में पोटेंशियल का ये फॉर्मूला था आपका कि V बराबर के क्यू बाय आर। आई होप आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया हुआ है। तो उधर आपने देखा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, तो वही मैंने देखा कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, कंडक्टर के लिए क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है ना। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाते हो बाय मैथमेटिकल रूल, तो आपके पास एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो क्यू बराबर CV के, इस फॉर्मूले को आप याद रखना कि क्यू बराबर होता है CV के, करेक्ट, ठीक है। तो ये C जो है आपका, ए होता है कैपेसिटेंस। तो C क्या हुआ, मतलब इधर से फॉर्मूले से अगर आप देखो तो C आपका क्या हुआ, क्यू बाय V, मतलब चार्ज पर यूनिट, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल जो होता है वो होता है आपका कैपेसिटेंस। क्लियर है बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये होता है यार आपका चार्ज, कैपेसिटर और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। और जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो फैरेड होती है। क्या होती है, फैरेड। जैसे आपकी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट होती है ना। जैसे आपको चार्ज दिया हो, कि चार्ज आपको दिया हुआ है कि कैपेसिटर पे चार्ज मान लो 6 है, कैपेसिटर पे आपका चार्ज दिया है 6 है, और पोटेंशियल आपका दिया है 3 है। तो C पूछा हुआ आपसे कि C कितना होगा, तो C कितना होगा, 6/3 2 होगा। C आपका 2 होगा, लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी, 2 फैरेड, उसकी यूनिट क्या होगी, 2 फैरेड। तो हम कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है उसकी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं फैरेड, उसको हम बोलते हैं फैरेड, ठीक है ना। फैराड भी बोल सकते हो, फैरेड भी, जो मर्जी आप बोलो, मुझे कोई दुख नहीं होगा इस बात को सुनने में, ठीक है ना। तो इसकी SI यूनिट जो हम बोलते हैं वो फैरेड है। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं इसके फॉर्मूलेस में, अलग अलग टाइप के अब कैपेसिटर होते हैं और उसके अलग अलग फॉर्मूले होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होता है, जैसे देखो, जैसे मेरे पास ये दो बुक्स हैं, तो मान लो एक प्लेट, देखो पैरेलल प्लेट, पैरेलल नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे एक कंडक्टिंग प्लेट आपके पास ए है, एक कंडक्टिंग प्लेट ए है, दो कंडक्टिंग प्लेट हैं और किसी डिस्टेंस पे हैं, तो उसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल में रखे हुए हैं, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल में रखे हुए हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। कैपेसिटर की डेफिनेशन तो यही थी कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, तो ये दो कंडक्टर हैं, एक ए रहा, ठीक है, प्लेट्स क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट भी हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो बस ये हमने क्या लिया, बस प्लेट ले ली, इधर तो हमने कंडक्टर की बात की थी, बस इधर हमने उसका जो शेप है, जैसे हमने बता दिया कि वो प्लेट है, एक प्लेट है और दोनों ही पैरेलल में रखी हुई है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का गाइस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन करके निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो उधर डेरिवेशन करके जब फॉर्मूला निकालोगे तो बैठे रह जाओगे, तो आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। वैसे आप किसी भी कैपेसिटर का, वैसे आपको किसी भी कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस पूछा हो तो आप इंटीग्रेशन से कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूं 30 सेकंड में। आप क्या कर दो, देखो कैपेसिटर C क्या होता है, C बराबर होता है Q बाय V, C बराबर होता है Q बाय V, है ना। तो आपको Q तो पता है, आपको बस V निकालना है। V आपको, अगर V आप निकाल लोगे तो आपको कैपेसिटेंस पता लग जाएगा, ठीक है। चार्ज होने कैपेसिटर तो आपको दिया ही होता है, तो आपको V निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना होता है। तो बस आप पोटेंशियल निकाल लेना उस चीज का, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बस आपको पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। पहले स्टेप में क्या करना, जैसे आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना गॉस लॉ लगा के, गॉस लॉ की एप्लीकेशन से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। तो पहला स्टेप क्या है, किसी भी चीज की कैपेसिटेंस निकालने का, सबसे पहले गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल लो, बस उसको वापस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। V की वैल्यू फिर V इधर से निकाल के, V निकालने के बाद उस V की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो आपके पास C आ जाएगा, आपके पास C आ जाएगा। ये बस मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि ऐसे आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो। आप अपने कोई क्वेश्चन में देख भी लेना, आपके प्रीवियस क्वेश्चन में अगर ये आपको कोई बुक दी होगी तो उसमें देख भी लेना, यही स्टेप फॉलो किया होगा। सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बाय गॉस, ज्यादा अगर गॉस लॉ ही लगा के निकालते हैं तो पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद उसका पोटेंशियल निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपको रिलेशन पता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर पोटेंशियल निकाला, फिर उसके बाद तो बस पोटेंशियल को, V की वैल्यू को इधर बस पुट कर दो, तो आपके पास C ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले की, क्योंकि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएंगे, ठीक है ना। आपको 2 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन करने को, तो उसमें आप डिराइव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो C बराबर है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A क्या है आपका एरिया, A क्या है आपका एरिया है, प्लेट का जो एरिया होता है वो है। D आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, है ना। आप जैसे एक मैंने इसी के बताया हुआ है, जैसे आपकी प्लेट है, जैसे मैं फिर आपको प्लेट दिखा दूं, ये 2 प्लेट हैं, तो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो बीच में डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ना, जो गैप है, इसी को बोलते हैं D, ठीक है ना। A क्या है आपका एरिया, D क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो C बराबर होगा आपका A एप्सिलॉन नॉट D के, ठीक है। तो A आपका जो फॉर्मूला है, एयर एज ए मीडियम है, जब बीच में हवा हो, एक आपकी प्लेट A रही, एक आपकी प्लेट A रही, है ना, एक आपका कैपेसिटर, एक आपका कंडक्टर ए रहा, एक कंडक्टर ए रहा, बीच में जब आपके हवा है, जैसे अभी एयर है बीच में, तो बीच में एयर हो तो आपका फॉर्मूला A है, तब आपका फॉर्मूला A है, ठीक है ना, या वैक्यूम भी आप कह सकते हो, ठीक है। और जब C बराबर हो A एप्सिलॉन नॉट ER बाय D, तो A फॉर्मूला कब लगेगा, जब मीडियम हो कोई, मतलब जैसे A आपके पास A है, मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको आपने पानी में डाल दिया, इसको आपने पानी में डाल दिया, या मान लो इसको आपने अल्कोहल में डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया या पानी में डाल दिया, तब एक किसी मीडियम में है, अब इसके बीच में एयर नहीं है, कोई मीडियम है, कोई सोल्यूशन है, तब फॉर्मूला जो आपका होगा तो ए होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। आई होप आपको तो ऐसे पता होगा, आप एक तरह से रिवीजन भी क्या कर रहे होगे शायद कुछ बच्चे तो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद किसी बच्चे को बिल्कुल ही ना आता हो, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि जब आपके बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि एक प्लेट ए रही, एक प्लेट ए रही, अगर बीच में एयर हो कि हवा हो, तब आपका फॉर्मूला ए है। जब बीच में कोई मीडियम हो तो आपका फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ई आर बाय डी। ई आर क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ई आर मतलब क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, तो इन एनी मीडियम में फॉर्मूला है। ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी का मैं आपको इतनी वैसे क्लियर कर दूं क्या चीज है। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना, परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम भी आप कह सकते हो। तो ई आर बराबर, ई आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई एम बाय ई नोट। ठीक है, तो आपको जब किसी पहले आपको अगर किसी मीडियम के लिए निकालना है, मीडियम के लिए तो आपको EM लिखना होगा, ई नोट की जगह आपको EM लिखना होगा। तो बस वही मैंने लिखा है, EM जो है आपका, वो आपका EM क्या आएगा? ER ई नोट। तो बस मैंने इधर EM की जगह ER ई नोट लिख दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो EM की जगह मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह बस, क्योंकि EM जो है आपका ER ई नोट के बराबर ही होता है, तो बस मैंने EM की जगह इधर ई नोट ई आर लिखा है, क्योंकि आपको जनरली EM नहीं दिया जाता, आपको रिलेटिव परमिटिविटी और जो आपको एप्सिलॉन नोट की तो वैल्यू पता ही है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ER ही आपका K के बराबर होता है। K क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी थोड़ा सा आगे और भी बताऊंगा, लेकिन आपका कोई कंफ्यूजन ना रखना, ER की वैल्यू ही आपके K के बराबर होती है। ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी ही आपके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है, इसकी वैल्यू दोनों की बराबर ही होती है। क्लियर है बात? तो ये आपका यार फॉर्मूला है। ठीक है ना, याद रखना, कभी भी कैपेसिटर में कभी भी अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम है, जैसे आपका, जैसे मैंने आपको बताया वाटर मीडियम हो, ठीक है, अल्कोहल मीडियम हो, या कोई भी और मीडियम हो, कोई और सोल्यूशन हो, ग्लूकोज का सोल्यूशन हो, तो कोई भी मीडियम हो तो बस ER से मल्टीप्लाई कर देना उस फॉर्मूले को। जैसे जनरली आपका फॉर्मूला ए है, लेकिन जब किसी मीडियम में होगा तो ER से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी आपका फॉर्मूला हो, अगर एयर की जगह किसी मीडियम में हो तो बस ER से मल्टीप्लाई कर देना, और ER ही बराबर होता है K के। ठीक है ना, कभी कभी आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे देते हैं, कभी कभी ER के फॉर्म में भी देते हैं, तो कंफ्यूज ना होना, ER ही बराबर होता है K के। ठीक है ना, उसके बाद बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक। अब क्या है, ये देखो प्लेट ए आपकी प्लेट है, एक प्लेट ए रही है ना, आपकी दिख रहा है शायद, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक दिख रहा होगा यार, तभी मैंने बनाई है, मैंने देखा था पहले कैमरे में कि सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो देखो, एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट में आपका प्लस चार्ज है, एक प्लेट में आपका माइनस Q चार्ज है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने क्या किया, पहले तो इसमें आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में हवा थी, अब हमने क्या किया, इसमें बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक एक सिंपल सी बात, एक मटेरियल ही होता है, जैसे आपका मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, वैसे ही एक डाइइलेक्ट्रिक भी एक मटेरियल होता है। वैसे बताऊं तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। वैसे इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताऊं तो डाइइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा देते जाएं डाइइलेक्ट्रिक को, तो एक टाइम आता है जो नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप इतना ना जाओ, आप इतना बस याद रखो कि डाइइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो आपने अब क्या किया, ए आपका इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, जिसमें डाइइलेक्ट्रिक हमने डाली हुई है। तो डाइइलेक्ट्रिक की एक प्लेट है जिसको हमने डाला हुआ है। तो जब आप डाइइलेक्ट्रिक की प्लेट अंदर डालते हो तब क्या होता है, इंड्यूस चार्ज होता है। प्लेट में पहले कोई भी चार्ज नहीं था, प्लेट में नॉन कंडक्टिंग था तो पहले कोई भी चार्ज नहीं था, बाद में इसमें चार्ज इंड्यूस होता है जिसको बोलते हैं
चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है, जो कि बोर्ड के लेवल में कराया जाता है, जनरली जेई के लिए लेवल पे भी कराया जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम हो तब कराया जाता है, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा टाइम हो तब करा देते हैं। तो बात करूं चार्ज बाय इंडक्शन का मतलब क्या, देखो यार जैसे इस पे प्लस चार्ज था, तो जब हमने डाइइलेक्ट्रिक को डाला, डाइइलेक्ट्रिक को अंदर डाला, तो इसके प्लस चार्ज के कारण इधर नेगेटिव चार्ज इस साइड इंड्यूस होने लग गया, इधर प्लस चार्ज था, तो प्लस चार्ज के कारण इस साइड ए, मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक था, डाइइलेक्ट्रिक में अब एटम होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक में एटम होते हैं, ठीक है ना, एटम होते हैं, और एटम में क्या होता है, एटम का डाइपल होता है, एटम का डाइपल होता है, जिस डाइपल पता है ना आपको, डाइपल मैंने केमिस्ट्री में कराया था, डाइपल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज, डाइपल मतलब क्या, वो सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो, डाइपल मतलब क्या, डाइपोल मतलब कि जिसमें दो पोल हो, तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो एटम के अंदर एटम में डाइपल होता है, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक मटेरियल होता है, मटेरियल एटम से ही मिलके बना होगा। तो बस इसमें क्या होता है, जब इसको हम इसके अंदर डालते हैं, देखो पहले जब आपकी पैरेलल प्लेट थी, जब आपकी सिंपली पैरेलल प्लेट थी, बीच में हवा थी, तब क्या था, इसके बीच में अब इस पे प्लस चार्ज था, इसमें प्लस चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है ना, इसमें इक्वल प्लस चार्ज था, इसमें इक्वल नेगेटिव चार्ज था। तो प्लस से नेगेटिव की तरफ आपको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इतना तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इधर बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी। अब लेकिन आपने क्या किया, बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, जो कि पहले न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था, लेकिन इसके प्लस चार्ज के कारण जो इसके डाइपल थे, जो इसमें एटम थे, वो मतलब पोलराइज हो गए, वो पोलराइज हो जाते हैं, और इधर इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इधर इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। समझ रहे हो बेसिकली यार मतलब क्या है, जो ये आपका मटेरियल होता है, और थोड़ा बताऊं तो जो आपका मटेरियल होता है ना, जो आपका एक डाइइलेक्ट्रिक होता है, इसमें ए एटम हो, जैसे ये एटम है आपके, है ना, डाइपल मैंने बनाए हुए हैं, डाइपल है आपके, ये डाइपल है आपके। तो बस क्या होता है, ये डाइपल का एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं। देखो अब जब आपने इधर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगी हुई है, आपके इधर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगी हुई है, तो इसका जो एटम का जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो इस तरफ पोलराइज होता है। तो इस तरफ अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो उसका ऑपोजिटली पॉजिटिव चार्ज भी उतना दूसरे साइड में इंड्यूस होगा बाय द फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना है। तो सिंपल सी बात बताऊं तो इधर यार पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट थी जिसके कारण इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, और इधर नेगेटिव चार्ज प्लेट थी जिसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये काम हुआ। अब क्या हुआ इसको समझो। पहले क्या थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण क्या थी, इधर से इधर थी, लेकिन अब जब आपने डाई इलेक्ट्रिक बीच में डाल दी तब आपकी क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आई जो कि इधर से इधर है। मतलब आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर थी, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर से इधर भी है। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, इतना तो क्लियर है। तो आपकी जो प्लेट थी इधर प्लस चार्ज था इधर नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ए रही। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक में लेकिन आपका प्लस चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। तो डाई इलेक्ट्रिक के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और इसके कारण प्लेट के कारण इधर है, प्लेट के कारण इधर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नोट माइनस ई आई, क्योंकि ई नोट आपकी इस डायरेक्शन में है, ई नोट आपकी इस डायरेक्शन में है। ई नोट मतलब क्या, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण थी, है ना। सिंपली जब ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो ई नोट आपकी इस डायरेक्शन में है और ई आई आपकी इस डायरेक्शन में है। तो ई नेट आपकी क्या है, ई नोट बाय ई नोट माइनस ई आई के बराबर है। तो ये पहली बात थी, ठीक है ना। इतना डिटेल में वैसे जाते नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जब अपने पास इतना टाइम है कि हम एक लेक्चर में ही खत्म कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में ना करें कि बस फॉर्मूले बता दिए और काम खत्म हो गया। बाद में प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्वेश्चन अगर कुछ ना हुए तो इसलिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना तो करें, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही मैंने एक और एक्सप्रेशन भी लिखा है कि इस
फॉर्म में भी आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ई नोट बाय ई के बराबर, ई नोट बाय ई के बराबर। ई नोट आपका क्या था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उसको बोलते हैं ई नोट। जब मतलब आपका डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, जब आपका डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो ई नोट थी, लेकिन जब आपने अब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो आपकी फील्ड क्या हो गई, ई नेट। अब क्या हो गई, पहले आपकी ई नेट क्या थी, पहले आपकी जब आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बीच में कुछ नहीं था, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई नोट। ई नोट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यही आपकी ई नेट आपका क्या था, ई नोट ही था, कि जितनी इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन अब आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नोट माइनस ई आई। तो ई नोट डिवाइड बाय ई, ई आपका क्या है, ए है, मतलब ई नोट माइनस ई आई, है ना। तो वही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर इंसर्ट, बिफोर मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कि टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया था। तो जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया था तब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नोट। और जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, तब आपकी थी ई, तब आपकी थी ई। तो उसी को बोलते हैं, इन दोनों की रेशो को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, उसी को भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर बात। तो ये बात समझे यार, सारी कहानी जो थी, वैसे इतनी कहानी में आपको कोई मेन बताऊं 30 सेकंड में कंसाइज करूं तो बस क्या था, आपने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाली तो इस प्लेट में प्लस पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इस साइड में, और इधर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज था तो इस कारण इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। और ये चार्ज इंड्यूस होने के कारण ही इधर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट बनने लग गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस होने लग गई जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, जो पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके। इसलिए अब आपकी ई नेट जो हो गई वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई ना, देखो माइनस हुआ, ई नोट में से माइनस ई आई हो गया, तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ए आई। ठीक है ना, बात इतनी थी, बस यही सारी स्टोरी थी। क्लियर बात है। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इसके इस पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या है, तो C बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। देखो अब D इधर क्या है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। D तो वही है जो दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस था, दो प्लेट है उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसी को D बोलते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था। ठीक है, T क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि जो आपने डाइलेक्ट्रिक डाली है इसकी थिकनेस क्या है, कितना थिक है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें दी होती हैं, गिवन दी होंगी ना, नहीं तो आप बताओगे कैसे, आप उसकी मोटाई नापने थोड़ा जाओगे कि डाइलेक्ट्रिक कितना सेंटीमीटर स्केल लेके जाओगे कि आपको जेई नीट के एग्जाम में देंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक है, इसको नाप के उसका फॉर्मूले में पुट करना, उधर ये सब आपको दिया ही होगा। ठीक है ना, तो डी क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, टी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड पार्शियली, जिसमें डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट किया हो, तो ये आपका फॉर्मूला है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस टी बाय के। ठीक है ना, एक फॉर्मूला और मैं लिख दिया है, वैसे आपको डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेगा लेकिन आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर देगा, तो मैं लिख दिया है। एक क्या है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी वैल्यू क्या है। इसमें जो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे तो इसमें तो एक में प्लस क्यू था, इसमें ही इक्वली माइनस क्यू था, लेकिन जो इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका भी मैंने एक आपको फॉर्मूला दे दिया है कि जो है आप चार्ज जो आपका इंड्यूस हुआ है उसका फॉर्मूला क्या है कि स्मॉल क्यू, मतलब जिसको आप इंड्यूस चार्ज भी कह सकते हो, क्यू स्मॉल क्यू बराबर है कैपिटल क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के। तो ए आपका इंड्यूस चार्ज का भी फॉर्मूला हो जाएगा। आपसे अगर कभी पूछा बाई चांस तो किस्मत खुल जाएगी आपको अगर फॉर्मूला ही आता हुआ। ठीक है, तो ये तो आपके यार फॉर्मूले थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक के। ठीक है ना, उसके बाद अगले की बात करें तो थर्ड है आपका कॉम्पोजिट मीडियम वाला पार्ट। ठीक है, कॉम्पोजिट मीडियम वाला पार्ट का मतलब क्या, देखो जैसे आपकी एक प्लेट ए रही, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए रही, एक नेगेटिव चार्ज आपकी प्लेट है, बीच में आपने 2-3 मीडियम डाल दिए, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 जितने मर्जी डाल सकते हो, मैंने 3 ही लिए हैं।
ठीक है। मैं बीच में ना 3 मीडियम डाल दी हैं। एक मीडियम मान लो ये वाटर है, ठीक है, ए वाटर है मान लो, ए मान लो अल्कोहल है, एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है, मान लो 3 सोल्यूशन है मैंने डाल दिए। बीच में 3 मीडियम इंसर्ट हो गए, ठीक है, 3 मीडियम बीच में इंसर्ट हो गए। उसके आपको थिकनेस भी दी हुई है कि इसकी थिकनेस T1 है, ये T2 तक है, इसकी T3 तक है ना। मतलब 3 डिफरेंट मीडियम दिए हुए हैं आपको, सिंपल सा मतलब ये है। वो तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ले सकते हो कि ये आपका वाटर है, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका अल्कोहल है, कोई भी 3 मीडियम दिए हुए हैं, कंपोजिट मीडियम, मतलब 1-2 से ज़्यादा मीडियम आपको दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि इस सिस्टम का क्या है, कैपेसिटेंस क्या होगा, और आपको इनकी रिलेटिव परमिटिविटी भी दी हुई है, ठीक है ना, ये दी हुई है ER1, ER2, ER3। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। C बराबर है A एप्सिलॉन नोट, मतलब C बराबर है A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय T1 बाय ER1। T1 क्या है, थिकनेस ऑफ फर्स्ट मीडियम की थिकनेस डिवाइड बाय उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो T1 बाय ER1 प्लस T2 बाय ER2 प्लस T3 बाय ER3। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद भी हो जाएगा। अगर 4 मीडियम दिए होते तो बस T4 बाय ER4 लिख देते, 5 दिए होते तो आगे ऐसे करते जाते। क्लियर है। तो ये कॉम्पोजिट मीडियम का फॉर्मूला है, कभी कभी आ जाता है, रेयरली आता है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। और इतना टफ भी नहीं है कुछ याद करने वाला, देख के ही याद हो जाता है, तो याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद बात करें फोर्थ फॉर्मूले की, तो फोर्थ टाइप ऑफ कैपेसिटर है आपका स्पेरिकल कैपेसिटर। देखो स्पेरिकल कैपेसिटर नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेयर होगा उसमें। तो स्पेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिस्टम होता है। देखो कैपेसिटर का मतलब क्या, जिसमें दो आपके कंडक्टर हो, तो बस इसमें 2 स्पेयर होते हैं, 2 कंसेंट्रिक स्पेयर होते हैं। कंसेंट्रिक स्पेयर मतलब, स्पेयर का मतलब क्या, जिनका सेंटर सेम हो। तो एक स्पेयर आपका एरा छोटा वाला बेचारा छोटू सा जिसका रेडियस R1 है, एक आपका स्पेयर ए रहा जिसका रेडियस R2 है, ठीक है। तो ये 2 आपके कैपेसिटर हैं, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। तो इसकी कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, पूरी एनर्जी में रखो, नींद तो नहीं आने लग गई, गर्मी बहुत है लेकिन मैं कर रहा हूं अपने तरफ से, पूरी एनर्जी में रहना, नींद नहीं आनी चाहिए, अभी नींद नहीं आनी चाहिए, अभी जागो, अभी हमें जागना है, रुकना नहीं है। तो C बराबर है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। R2 आपका क्या है, रेडियस ऑफ ए आउटर स्पेयर, आउटर स्पेयर का रेडियस, ये आपका एक छोटा वाला इनर स्पेयर है जो अंदर है, ये आपका आउटर स्पेयर है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। तो ये आपका स्पेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है। क्लियर है बात। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ टाइप की बात करें तो आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्पेयर, एक स्पेयर है अकेला प्रेजेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे इस केस में हम क्या मानते हैं, इस केस में गाइस देखो क्या होता है, इस केस में जो आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर होता है उसमें हम क्या मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो दूसरा जो स्पेयर है, जो दूसरा मतलब जो आउटर स्पेयर है, ये जो अपना आउटर स्पेयर होता है, वो हम मानते हैं कि उसका रेडियस इन्फिनिटी है, क्यों, कहीं इन्फिनिटी में जाके प्रेजेंट है। तो इसलिए आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर में हम मानते हैं कि रेडियस ऑफ 2 क्या है, इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ 2 क्या है, मतलब आउटर स्पेयर का रेडियस क्या है, इन्फिनिटी की, मतलब वो इन्फिनिटी में कहीं है, दूर जाके है कहीं, ठीक है। हमें एज्यूम करते हैं कि एक स्पेयर, क्योंकि हमें आइसोलेटेड स्पेयर का पूछा हुआ है। आइसोलेटेड स्पेयर का मतलब क्या, कि बस आपके पास एक स्पेयर है, आपके पास एक स्पेयर है, इसके बारे में पूछा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि आपको पहले 2 कंडक्टर लेने होंगे, इसलिए हम जो दूसरा कंडक्टर मानते हैं वो मानते हैं कि बहुत इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत लार्ज रेडियस का हम एक अज्यूम करते हैं कि आपका क्या है, कंडक्टर एक और प्रेजेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर जिसमें आपका R2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, R2 आपका इन्फिनिटी होता है। तो R2 आपका इन्फिनिटी है, तो R2 की वैल्यू बस यार इधर पुट करोगे तो समझ आ जाएगा। देखो R2 आपका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब क्या, ए वेरी लार्ज नंबर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर। तो R2 आपका इन्फिनिटी है, तो R2 के रिस्पेक्ट में R1 निग्लिजिबल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, वैसे जेई आता तो समझ गए होंगे, वैसे दिखा देता हूं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1
R2 बाय R2 ए बन जाएगा। देखो R2 आपका हमने जब इन्फिनिटी ले लिया तो जब R2 आपका इन्फिनिटी है तो R2 माइनस R1, तो R2 आपका बहुत ज्यादा है तो R2 के कंपैरेटिवली हम R1 को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। आपके पास 10 मतलब मान लो आपके पास 10 अरब रुपए हो, 10 अरब रुपए हैं आपके पास, उसमें से कोई आपसे 1 रुपए मांग ले तो आप उसको 10 अरब में से -1 करोगे तो कितना पैसा बचेगा ये बताने से अच्छा आप सीधे ही कह दोगे कि मेरे पास 10 अरब ही है। अगर आपके पास 10 अरब रुपए हैं, ठीक है, 10 अरब रुपए हैं आपके पास, आप मुझे 1 रुपए दे दो और अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने पैसे बच गए, तब भी आप यही बोलोगे कि 10 अरब बचे, ठीक है, 10 अरब या 1 अरब जो भी है आपके पास, ठीक है ना। तो R2 माइनस R1, तो आपने R1 को इग्नोर कर दिया तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, उसका R2 से R2 कट जाएगा तो बस आपके पास R1 ही बचेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आप R1 भी ले सकते हो, R भी ले सकते हो, ठीक है। तो इधर से ही ये फॉर्मूला आपका आ जाता है, बस आपको R2 को इन्फिनिटी रख देना है और चाहो तो आप डायरेक्ट भी याद रख लेना, चाहो क्या रखना ही याद, ठीक है ना। वैसे तो वो याद है तो ये अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन आप तब भी याद रखना, ठीक है ना। तो आगे बात करें, लास्ट टाइप की बात करें, लास्ट फॉर्मूले की बात करें तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करें। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलेंडर जिसमें हो, बस एक सिलेंडर आपका ये रहा, एक छोटा सा सिलेंडर अंदर और रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है। तो एक का रेडियस R1 है जो छोटू सा बेचारा है, मेरे तरह जो पतला सा है उसका R1 रेडियस है और जो दूसरा है उसका R2 रेडियस है, तो इसकी लेंथ आपकी L है। तो इसका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय Ln मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में R2 बाय R1। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ये भी आपके बुक्स में नहीं देखने को मिलता, तो इसको आप याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय Ln R2 बाय R1। नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूं ना, लॉग जिसकी पावर ई हो, है ना, जिसकी एक्सपोनेंशियल में ई हो, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हो गई, अपने इधर कैपेसिटर की सारी टाइप्स हो गई, कैपेसिटर की डेफिनेशन हो गई, उसका फील हो गया, फैन के बारे में बता दिया कि फैन में भी होता है। अब आते हैं आगे वाली चीजों में, ठीक है ना। आई होप ये स्लाइड क्लियर है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, सीधा पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ए, आपको दे दिया होगा R1 की वैल्यू दी होगी, R2 की वैल्यू दी होगी, आपसे बस पूछेंगे व्हाट इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल दो, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, कैपेसिटर को अब कंबाइन करेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा कैपेसिटर हो तो उसके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको वैसे पता भी होगा, ठीक है, आप उस टाइप के स्टूडेंट नहीं हो कि आप 11th-12th में पहली बार देख रहे हो इन चीजों को। तो वैसे बात करूं तो कैपेसिटर को 2 टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, एक कैपेसिटर इन सीरीज, एक कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है। कि जैसे देखो ए रहा कैपेसिटर इन सीरीज का सिस्टम, कि मतलब एक कैपेसिटर है आपका, मान लो जिसकी कैपेसिटेंस है C1, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है आपकी C2, एक है जिसकी कैपेसिटेंस है आपकी C3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें क्या हो, जैसे इस प्लेट पे प्लस चार्ज था तो इधर नेगेटिव, तो प्लस नेगेटिव ऐसे जा रहा हो, मतलब जो एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं बताऊं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ए दे देते हैं, मान लो इधर नेगेटिव आ जाए इधर प्लस आ जाए, तो अब क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो देखने में ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कभी कभी हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन देखने में ऐसा ही होता है, सीरीज की तरह है, सीरीज की तरह है, लेकिन इस साइन को भी ध्यान रखना, साइन को भी ध्यान रखना कि प्लस माइनस ऐसे ज्यादा हो, है ना। जब सेम चार्ज, जैसे नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही अगर इधर होता तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी जनरली बोलते हैं, उसको जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं। दिखने में लग रहा होगा सीरीज वाला, लेकिन वो था क्या, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो ये आपका, वैसे अभी बात करें तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जिसमें हमने 3 कैपेसिटर लिए हैं, आप चाहो तो जितने मर्जी ले सकते हो, 10 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, जितने मर्जी लगा दो, ठीक है। तो ये आपका मैंने लिया कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 थी,
ठीक है, इसका C2 था, इसका C3 था। सीरीज में क्या होता है, जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो सीरीज की खास बात क्या होती है, इन सीरीज ईच कैपेसिटर हैज इक्वल चार्ज। हर एक कैपेसिटर में, जब हर एक कैपेसिटर को हम सीरीज में लगा दें तो हर एक कैपेसिटर में इक्वल चार्ज प्रेजेंट होता है, कि मतलब इसमें अगर Q चार्ज है तो इस पे भी Q चार्ज होगा, इस पे अगर Q चार्ज है तो इस पे भी Q चार्ज होगा। तो बस एक पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सीरीज में क्या होता है कि हर एक कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होता है। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी करा सकता था, लेकिन एक चीजें कभी कभी आ जाती हैं, एडवांस में तो आती ही आती हैं, नीट और जेई मेंस में भी कभी कभी आ जाती हैं, कभी कभी क्या क्या यार आती ही रहती हैं, ठीक है ना। अब बात करें इसके सी इक्विवेलेंट की, आपसे अब मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछते हैं। जब आपको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा उधर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की चीजें आती हैं, अभी कैपेसिटेंस की ही बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फील क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या, कि इन तीनों कैपेसिटर, जैसे आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या, कि इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक ऐसा कैपेसिटर ले आए जिसका काम इन तीनों के बराबर ही हो, इनके तीनों के बराबर है, जो मतलब ये तीनों काम कर रहे हैं उसकी जगह पे एक ऐसा अगर हम कैपेसिटर लगा दें जो सेम यही काम करे, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे आपके पास मान लो आया, जैसे आपको दिया हुआ है, मान लो C1 भी आपका C1 1 है, आपका C2 भी आपका 1 है, मान लो C1 भी आपका 1 है, C2 भी 1 है, C3 भी 1 है ना। तो आपका 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 मतलब 3 आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 1/3। तो C इक्विवेलेंट आ गया आपका 1/3। तो आपने क्या किया, पहले तीन कैपेसिटर लगे थे, जो एक 1 फैराड के 1 फैराड के आपने 3 कैपेसिटर लगाए थे सीरीज में। तो 1 फैराड के 3 कैपेसिटर जितना सर्किट को इफेक्ट दे रहे थे, जितनी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे, वही सेम इफेक्ट एक कैपेसिटर भी दे सकता है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, 1/3 हो। तो C इक्विवेलेंट का मतलब वही होता है कि सिस्टम ऑफ कैपेसिटर की जगह एक ही इक्विवेलेंट कैपेसिटर उस पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर दे, कि मतलब इन तीन कैपेसिटर्स की जगह, मतलब जिनकी वैल्यू 1 है, उसकी जगह पे अगर हम C इक्विवेलेंट मतलब 1/3 फैराड का अगर कैपेसिटर रखेंगे तब भी सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेम इक्विवेलेंट का ही, इन तीनों के इक्विवेलेंट का ही कैपेसिटेंस हमने उस सर्किट में डाल दिया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब यही होता है कि सिस्टम ऑफ कैपेसिटेंस की जगह कोई एक कैपेसिटर ऐसा रखें जो सेम इफेक्ट, मतलब सेम चीज, सेम सर्किट ही हमें दे रहा हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये सीरीज के केस में आपका ये फॉर्मूला है। वैसे ना रेजिस्टेंस के केस में, जब आप रेजिस्टेंस के बारे में करोगे तो कैपेसिटर के फॉर्मूले उल्टे हैं रेजिस्टेंस के। ये जब रेजिस्टेंस, देखो आपको मैं कराऊंगा रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी। तो जैसे देखो कैपेसिटर इन सीरीज में आपका फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑपोजिट है आपके रेजिस्टेंस के केस में। मतलब रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है, कि जैसे तीन रेजिस्टेंस हैं, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में फॉर्मूला यूज होता है। एक मिनट, तो ये आपका R इक्विवेलेंट। तो देखो देखो इधर आपका कैपेसिटर इन सीरीज है, कैपेसिटर इन सीरीज के केस में आपका ये फॉर्मूला है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है एक कैपेसिटर इन मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए है। इसी तरह सेम कैपेसिटर इन पैरेलल के लिए आपका C इक्विवेलेंट क्या है, देखो एक तीन कैपेसिटर है, मैंने एक कैपेसिटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों को मैंने पैरेलल में लगाया, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन जब तीन रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में लगे होते तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता, मतलब पैरेलल का तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना। कैपेसिटर अगर पैरेलल में होते तो उसका फॉर्मूला ए होता, लेकिन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते तो आपका फॉर्मूला ए होता, और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते तो आपका फॉर्मूला होता R इक्विवेलेंट बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो मतलब बताने का मतलब ये है कि इनकी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। देखो इस कैपेसिटर जब पैरेलल में था तब इसका इक्विवेलेंट कैसे आया, C1 प्लस C2 मतलब सिंपल एडिशन। तो वही जो इसका जो पैरेलल के केस में सिंपल एडिशन की, और इसमें क्या होगा, इसके रेसिस्टेंस के केस में वही चीज वही फॉर्मेट उसका सीरीज के केस में यूज होगा। मतलब सिंपल सा यार एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो जो आपका रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस में फर्क है कि जो रेसिस्टेंस का फॉर्मेट है वो ऑपोजिट है कैपेसिटर के फॉर्मेट से। कि मतलब जैसे आपका सीरीज के केस में ऐसे आपके रेसिप्रोकल में फॉर्मूला है, तो सीरीज के कैपेसिटर के केस में आपका रेसिप्रोकल में फॉर्मूला है। तो रेसिस्टेंस के केस में पैरेलल ए फॉर्मूला आपका पैरेलल के लिए है, ए आपका सीरीज के लिए है। तो जस्ट ऑपोजिट है, देख रहे हो ना, ए सीरीज के लिए था लेकिन ए पैरेलल के लिए था रेसिस्टेंस के केस में। ए आपका पैरेलल के लिए था कैपेसिटर के केस में, ए आपका सीरीज के केस में था जब रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हो। तो जस्ट ऑपोजिट फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं आपको उधर भी बताऊंगा, ठीक है ना, इधर ही बता दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों को, नीट वाले बच्चों को स्पेशली एक कंफ्यूजन होती है, तो इधर से याद रखना है ना। रेसिस्टेंस का हमें जनरली याद भी रहता है, तो कैपेसिटेंस में याद रखना कि जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है ना। कि जैसे रेसिस्टेंस के फॉर्मूले का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से उल्टा फॉर्मेट आपका फॉलो होता है कैपेसिटर के फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो आपसे अगर अच्छा ये भी पूछे कि इस कैपेसिटेंस का V1 क्या है ना, जैसे आपका सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, सीरीज में इक्वल चार्ज होता है हर एक कैपेसिटर में, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो इस कैपेसिटर का मतलब आपसे अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ ले कि C1 कैपेसिटर का अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, V1 बराबर Q/C1। सिंपल यही फॉर्मूला, Q बराबर CV से, इससे ही आप निकालोगे ना। आपको देखो कैपेसिटर का C1 पता है, Q पता है, तो बस आपको V1 निकालना है, तो V1 क्या होगा, Q/C1, ठीक है। ऐसे ही आप V2 भी निकाल सकते हो, ऐसे V3 भी निकाल सकते थे। V3 लिखने की जगह नहीं थी, इस करके लिख नहीं पाया, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे बात करें कैपेसिटर इन पैरेलल की यार। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल ईच कैपेसिटर हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो चीजें याद रखना, कैपेसिटर जब सीरीज में हो तो चार्ज सेम होता है हर एक कैपेसिटर में, और जब कैपेसिटर पैरेलल में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है हर एक कैपेसिटर में। कि इसका अगर पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। देख लो ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जनरली देखो पैरेलल को कॉम्बिनेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, और ऐसा साइन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि इस पे अगर चार्ज प्लस है तो इससे जो कनेक्ट है ये भी प्लस है, इससे जो कनेक्ट है ये भी प्लस है। तो जब प्लस प्लस प्लेट एक साथ कनेक्ट हो तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस बात का याद रखना कि जब ऐसे आपको दिया हुआ हो तो ऐसे धोखा ना खा जाना कभी कभी, क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। जनरली आपका सीरीज ऐसे ही होता है, सीरीज ऐसी होती है, और पैरेलल आपके ऐसे ही होते हैं, एक 2 3 ऐसे पैरेलल होते हैं। लेकिन कभी कभी इससे ही आपको आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है ना। सीरीज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से कनेक्ट होती है, और पैरेलल में सेम चार्ज वाली प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे इस प्लेट से इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट ही इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, या तो ये भी कह सकते हैं इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है। जब मतलब जब दो कैपेसिटर की जो डिफरेंट सेम चार्ज वाली प्लेट अगर कनेक्ट हो तब उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब ऑपोजिट चार्ज वाली प्लेट कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इस फॉर्म में भी आपको बता दिया कि अगर कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, थोड़े मजेदार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, आपकी माइंड ऑफ लेवल मतलब आपको देखना चाहते हैं कि आप छोटे छोटे पॉइंट पे भी ध्यान देते हो कि नहीं, तो उसके लिए भी मैंने आपको तैयार कर दिया है, ठीक है ना। तो सॉरी गाइस, बीच में कैमरा बंद हो गया था यार। तो चलो फिर से हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम सीरीज वाला कर चुके थे यार, और पैरेलल की भी बातें कर चुके थे, ठीक है ना। तो सीरीज में आपका सी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आपके पास 3 से ज्यादा कैपेसिटर है तब भी आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो और कैपेसिटर इन पैरेलल, देखो सीरीज में क्या होता था, चार्ज इक्वल होता था, ठीक है। सीरीज में चार्ज इक्वल होता था, और कैपेसिटर जब पैरेलल होता था तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता था।
ये आपको पता है, इधर इधर तक हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। आगे बात करें तो सी इक्विवेलेंट आप पैरेलल के केस में कैसे निकालोगे, कैपेसिटर में C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे आपका जब कैपेसिटर आपके पैरेलल में लगे हो तो आपका सी इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इधर मैंने 3 कैपेसिटर ही लिए थे, इस करके इधर तक ही रखा। अगर 4 कैपेसिटर होते तो C4 भी कर देते, ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है ना। उसके बाद यार एक छोटी सी चीज और है कि जैसे क्यू चार्ज के बारे में भी लिखा है, वैसे इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको नॉर्मली जेई मेंस के लेवल तक या नीट के लेवल तक, तब भी लिख दिया मैंने कि जैसे 3 कैपेसिटर पैरेलल्स में लगे हुए थे, ठीक है ना, ये बैटरी लगी हुई थी, तो बैटरी से क्यू चार्ज निकला, बैटरी से क्यू चार्ज निकला, तो क्यू चार्ज निकला तो जो क्यू इधर से देखो क्यू चार्ज निकला, अब इधर चार्ज गया, अब इधर से जो चार्ज है क्यू चार्ज इधर से ट्रैवल होके आया, ऐसे शू छुक छुक करके ऐसे आया ट्रेन पे, ठीक है। क्यू चार्ज इधर पहुंचा, अब उसको दिखा कि भाई इधर तो 3 रास्ते हैं, एक इधर भी जा सकता हूं, एक इधर भी, एक इधर भी, तो इसलिए तो अब आपके मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक मान लो Q1 इधर से क्यू चार्ज में से Q1 चार्ज आपका इधर चला गया, Q2 आपका इधर आ गया, Q3 इधर आ गया, तो वही मैंने लिखा है कि Q है जो वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ये जंक्शन रूल है, ठीक है, जंक्शन रूल है, किरचॉफ लॉ के रूल्स है, ठीक है ना। अभी मैं आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा भी, वो चीज भी में भी ये चीज आपको पता लगेगी। तो Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सिंपल सी बात है यार कि बैटरी से Q चार्ज निकला, वो आगे तीन रास्तों में डिवाइड हो गया। Q चार्ज था वो 3 रास्तों में डिवाइड हो गया, एक इस कैपेसिटर को मिला Q1 चार्ज, इसको मिला Q2 चार्ज, इसको मिला Q3 चार्ज। लेकिन इसका हम बस रिलेशन देख रहे हैं कि इन तीनों कैपेसिटर के चार्ज का जो सम हो जाएगा वही बराबर हो जाएगा कि कितना चार्ज बैटरी ने दिया था। जितना बैटरी ने दिया था उतने तो ट्रांसफर हुआ ना। सपोज जैसे इधर से 6 कूलम चार्ज गया, 6 कूलम चार्ज गया, और सपोज करो इधर 2 कूलम गया, इधर 1 कूलम गया, इधर 3 कूलम गया, तो 6 इधर से निकला, 2 इसको मिला, 1 इसको मिल गया, 3 इसको मिला, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस या उनका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मिल गया। तो Q बराबर ही होगा ना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, कि 6 बराबर है 2 प्लस 1 प्लस 3 के, तो ये बात है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है। और एक छोटा सा रिलेशन और ऐसी जैसे हमने इसमें बात की थी, पैरेलल के केस में क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 बराबर आ जाएगा Q1 बाय V। आपका पोटेंशियल मान लो सबका VV हो गया था, हमने मान लिया था कि पोटेंशियल सबका VV हो गया है, V सेम पोटेंशियल है पैरेलल के केस में, और तो C2 आपका Q2 बाय V हो जाएगा, ऐसे ही आपका C3 क्या हो जाएगा, Q3 बाय V हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपसे अगर रेशो पूछे, जैसे मान लो आपको इस केस में पूछे कि C1 C2 की रेशो बताओ या C1 C2 C3 की रेशो बताओ, है ना, आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि C1 C2 और C3 की रेशो क्या होगी। तो रेशो क्या होगी इधर से आप देख सकते हो, देखो C1 आपका क्या होगा Q बाय V1, C1 आपका ये होगा Q बाय V1, ठीक है। तो C1 को लिख लो, C1 आपका क्या होगा Q बाय V1, और C2 आपका क्या होगा Q बाय V2, और C3 क्या होगा आपका Q बाय V3, है ना। आपको अगर क्वेश्चन में जेई नीट के क्वेश्चन में आ गया कि आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ C1 C2 एंड C3, तो आपको C1 पता है क्या होता है Q बाय V1, C2 क्या होगा Q बाय V2, C3 क्या होगा Q बाय V3, तो Q तो कैंसल आउट हो गया। तो C1 रेशो C2 रेशो C3 की रेशो क्या होगी, इन तीनों की रेशो क्या होगी, ओ बराबर होगी 1 बाय V1 रेसिप्रोकल में पोटेंशियल का, मतलब 1 बाय V1 रेशो 1 बाय V2 रेशो 1 बाय V3। फिर आपको दिया होगा कि V1 की वैल्यू दी होगी कि V1 की वैल्यू 2 दी होगी, ठीक है, V2 की वैल्यू मान लो 3 दी होगी, V3 की वैल्यू 4 दी होगी। तो बस इधर आपने पुट कर देना है कि इधर 3 आ गया, ठीक है ना, उधर आपको वैल्यू दी होगी V1 V2 V3 के, तो C1 C2 C3 की रेशो आप V1 के टर्म में निकाल लोगे, ठीक है ना, कि आपको V1 Q तो कैंसिल हो गया था, Q क्योंकि सब में सेम था तो वो कैंसिल हो गया था, और V1 V2 V3 की आपको वैल्यू दी होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप इनकी रेशो बता सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में उधर ऑप्शन दिए होंगे कि C1 C2 C3 में रेशो क्या है, क्या 1:2:3 है कि 2:3:1 है, ऐसे आपको क्वेश्चन ऑप्शन बना देते हैं, तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप ऐसे रेशो इजिली निकाल सकते हो, ठीक है ना। वैसे ही आपको अगर पैरेलल के केस में अगर रेशो पूछे, तो पैरेलल के केस में देखो रेशो क्या आएगी,
C1 C2 C3 की अगर रेशो पूछे तो C1 अपना क्या है Q1/V, C2 अपना क्या है Q2/V, C3 अपना क्या है Q3/V। पैरेलल के केस में ये बनेगा, तो इस केस में आपका पोटेंशियल कैंसिल होगा, इस केस में आपका V कांस्टेंट था। तो अब आपको मान लो आपको क्वेश्चन में दिया भी होगा कि C1 में मतलब आपका C1 का चार्ज दिया होगा कि C1 का चार्ज मान लो 1 है, Q1 आपको दिया होगा 1 है, Q2 मान लो दिया होगा 2 है, और Q3 मान लो आपको दिया है 3। ऐसे मैं सिंपल बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको चार्ज दिया होगा और आपसे पूछेंगे कैपेसिटेंस की रेशो क्या होगी C1 C2 C3। तो C1 C2 C3 की रेशो क्या होगी, ये आपने C1 लिखा, ये C2 लिखा था, ये C3 लिखा था, जिसमें से V तो सब में कॉमन था क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो V कैंसल हो जाएगा। तो मतलब C1 रेशो C2 रेशो C3 जो है वो इक्विवेलेंट है Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 के। तो आपको Q1 चार्ज दिए ही होंगे तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो C1 रेशो C2 रेशो C3 की रेशो क्या आ जाएगी, अगर आपको Q1 1 दिया है, ए 2 दिया है, ए 3 दिया है, तो आपकी 1 रेशो 2 रेशो 3 ही C1 C2 C3 की भी रेशो हो जाएगी। तो ऐसे आप रेशो निकाल सकते हो ना, इसके जो सेपरेट फॉर्मूले हैं उनसे रिलेशन निकाल के, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, वैसे आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार माइंड में डाल दूं, क्या पता पहली बार में एक्टिवेट नहीं होता माइंड जब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बात थी यार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सीरीज में मेन पॉइंट क्या है कि चार्ज इक्वल होता है, C इक्विवेलेंट इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो चलो सिंपल है, तो सिंपल ही फॉर्मूला है ए वाला अपना Q बराबर CV वाला, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, ठीक है। पैरेलल के केस में क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो उसके केस में C इक्विवेलेंट ए होता है, ठीक है। क्लियर बात है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। यार आप या इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो इजी है, याद क्या रखोगे, याद ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। उसके बाद बात करें आगे जो पॉइंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। एक आपको चार्ज कैपेसिटर दिया हुआ है, चार्ज कैपेसिटर है मान लो, है ना। एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर आपसे पूछ रहे हैं, तो एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं 3 अलग अलग फॉर्म में लिखा है, अब इसको भी याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी आपकी बराबर है हाफ CV स्क्वायर के। उसके बाद तो इनको तो आपस में इंटरचेंज कर दोगे ना, क्योंकि देखो आपको Q बराबर CV का रिलेशन पता है। तो अगर मान लो आपको मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में मतलब चार्ज और कैपेसिटर की ही वैल्यू दी हुई है, आपको पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी है, और लेकिन आपको फॉर्मूला ए वाला ही याद है, फॉर्मूला आपको ए वाला ही याद है, हाफ इक्वल टू CV स्क्वायर। लेकिन आपको क्वेश्चन में Q और C दिया हुआ है, तो आप इजिली कर सकते हो। देखो V को Q में कन्वर्ट कर सकते हो, बस क्या करो, हाफ बराबर हाफ CV स्क्वायर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है ना। तो Q बराबर है CV के, Q बराबर है CV के, तो V बराबर किसके होगा, V बराबर होगा Q/C के। तो बस V की वैल्यू पुट कर दो इधर Q/C, तो वापस से ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप बना सकते हो खुद भी, लेकिन आप चाहो तो याद भी रख लेना, ठीक है ना। एक तो याद ही रखना कम से कम, हाफ CV स्क्वायर, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर, या आप कह सकते हो हाफ Q²C, या कह सकते हो हाफ QV, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, चार्ज और कैपेसिटेंस दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया होगा तो ये लगा सकते हो। इसको याद रखोगे तो बाकी अपने आप ही इस फॉर्मूले का यूज करके बाकी 2 फॉर्मूले भी अपने आप ही डराइव हो जाएंगे, बस पुट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया यार एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस दैट मच एंड हैविंग पोटेंशियल दैट मच, ठीक है। तो आपको कैपेसिटर और पोटेंशियल दे देंगे, तो आप बस फॉर्मूला में पुट करोगे और आंसर अपना निकाल के निकल जाओगे आगे, ठीक है, मार्क्स लेके, ऐसे नहीं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, एक प्लेट आपकी ये रही, एक प्लेट आपकी ये रही, एक पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, एक पे नेगेटिव चार्ज था। शायद आपको कम दिख रहा हो, मार्कर की इंक खत्म हो गई है। तो एक आपकी पॉजिटिव प्लेट थी, एक आपकी नेगेटिव प्लेट थी, ठीक है। मान लो अभी डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, मैं सिंपल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूं जो मैंने बनाया नहीं था, तो आपको इमेजिन तो कर रहे हो ना, सपोज करो डाइइलेक्ट्रिक नहीं है तो उसकी बात कर रहा हूं। तो आपका फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगी, फोर्स बराबर होता है, आपको पता है Q इंटू ई के, फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई के। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कराई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती थी, फोर्स पर यूनिट
चार्ज, आपको अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा के हटा था प्रीवियस लेक्चर में ही, ठीक है। तो आपको ये पता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो इधर से आपकी फोर्स आ जाएगी QE, फोर्स आ जाएगी आपकी QE आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, वैसे ज्यादा अगर बुक्स में सीधा डायरेक्ट यही लिखा होता है, लेकिन मैं इसके दो आगे मतलब उसको वो कर दिया है, पहले स्प्लिट कर दिया है 3 फॉर्म में, कि फोर्स आपका बराबर होता है QE के। एक्चुअल में मेरा मोटिव क्या था इधर, कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद करा दूं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करती है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए बस मैं लिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला होता है सिंपल सी बात, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है QE, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर बस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैंने ये चीज लिखी कि अगर बाई चांस आपसे फोर्स ना पूछे, सिंपली ये पूछे कि व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप बोल सकते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि आपको फोर्स का फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो उसका भी याद रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो बस आगे तो ए कन्वर्ट ही कर लोगे आप, सिग्मा की जगह बस आप Q बाय ए पुट कर दो। सिग्मा क्या होता है, Q बाय ए, ठीक है। तो सिग्मा की जगह अगर आप Q बाय ए पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा कि ऊपर Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है कि फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ए फॉर्म तो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी याद करवाना चाहता था, ठीक है ना। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो ये फोर्स होती है अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि अट्रैक्टिव होती है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, तो आप ऐसे भी एक अपने कन्वेंशन से बता सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ही करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है इधर, क्लियर बात है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं कुछ बस अपने। वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज ए कैपेसिटर। देखो ये आपकी बैटरी है, ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें आपकी बैटरी है। बैटरी को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक थोड़ी ज्यादा एक मतलब ऐसे स्टिक, ठीक है ना, एक छोटी सी ऐसे बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी का सिंबल ए है। तो ये आपकी बैटरी है, ये आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या है, सेम लेंथ की 2 लाइन पैरेलल में ऐसे हम शो करते हैं, ठीक है ना। ये आपका कैपेसिटर है। कभी कभी कैपेसिटर को ऐसे भी शो कर देते हैं, ऐसे भी है ना, कि एक आपकी पैरेलल लाइन, एक कर्व लाइन, जैसे मर्जी शो करें, ठीक है, बस दोनों इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है ना। जनरली ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करें वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज ए कैपेसिटर। देखो एक V पोटेंशियल की बैटरी थी जिसको हमने कैपेसिटर से कनेक्ट किया। अब बैटरी क्या करती है, Q चार्ज इसको देगी, क्योंकि अब कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। तो ये बैटरी से चार्ज खींचेगा, बैटरी से चार्ज खींचेगा, तो उसी का वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज ए कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा आपका Q इंटू वी, Q इंटू वी। कभी भी आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, तो आप सिंपली बोलोगे चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी इंटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो ये आपका क्या होगा, वर्क डन, वर्क बराबर होगा आपका QV के, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो इसको। फिर आगे इसमें तो कन्वर्ट आप कर ही सकते हो यार, बस आप जैसे उसमें हमने किया था, जैसे आपने इसमें हमने कन्वर्जन किए थे कि पहले कैपेसिटर और पोटेंशियल में था, फिर हमने चार्ज और कैपेसिटर में कर दिया, बस इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। आपको Q और V पता है कि वर्क आपका बराबर होता है, वर्क आपको पता है बराबर होता है QV के। मान लो आपको C और V के बीच में ही पूछे, मतलब आपको वर्क डन पूछा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की वैल्यू दी है, तब तो आपको ये फॉर्म चाहिए फॉर्मूले की। तो ये फॉर्म, अगर आपको ये फॉर्म याद है तो आप इससे फॉर्म निकाल ही सकते हो। बस आपको क्या करना है, चार्ज की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस पुट करनी है। तो आपका चार्ज क्या होता है, बराबर होता है CV के, Q बराबर होता है CV के। बस Q की जगह CV पुट कर दो, Q की जगह CV पुट कर दो, तो CV स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका आ भी जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रख लोगे तो आपस में इंटर कन्वर्ट इस फॉर्मूले से आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी आपकी A आ जाएगा, क्लियर है।
अच्छा आगे देखो, ये मैंने लिखा है वर्क डन बाय बैटरी। अब देखो बैटरी ने वर्क डन किया, ये बैटरी के द्वारा वर्क डन था कि बैटरी ने कितना काम किया। अब बैटरी का जो एक काम है ये दो चीजों में डिवाइड हुआ। पहला क्या हुआ, पहला काम तो क्या हुआ कि इसने जब चार्ज दिया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई कैपेसिटर की, क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज लेगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज ही हो गई। ठीक है, तो पहली बात क्या होगा, कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज आएगा कि कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज हो गई। पहला काम तो ये करेगा। देखो जो बैटरी ने वर्क डन किया, बैटरी ने क्यों भी वर्क डन किया। अब जो वर्क डन है दो चीजों में डिवाइड होगा। पहला तो ये कि इस कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज करेगा, और दूसरा क्या होगा, हीट लॉस होगा। दूसरा क्या होगा, हीट लॉस होगा। देखो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करता जाएगा किसी वायर में, चार्ज किसी वायर में फ्लो कर रहा है, तो आप एक टाइम देखोगे कि तार जैसी गर्म सी लगने लग जाती है। कोई चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो चीज़ें हीट होने लग जाती है और हीटिंग इफेक्ट देने लग जाता है। देखा होगा ना, आपका फ़ोन भी जब आप कभी कभी चार्ज करते हो तो कभी देखते हो फ़ोन एकदम तवे की तरह गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो यही काम इधर भी होता है कि जब आप बैटरी ने इतना वर्क डन किया, वो जो वर्क डन था या कह सकते हो वो जो एनर्जी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करने में, और एक एज ए फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो गई, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, चार्ज घूम रहा था, तो चार्ज घूमता रहेगा तो हीट लॉस होगी, हीट लॉस होगी। तो ये मैं लिखा है कि जो वर्क डन है आपका और चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होगा प्लस एच होगा, हीट लॉस। एच मतलब हीट लिखा है मैंने, है ना, सिंपली। ठीक है, क्लियर है। तो ये बस मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है ना, आपको कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द हीट लॉस इन ए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो आप बोल सकते हो वर्क डन माइनस चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड हीट, है ना, हीट लॉस, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद बात करें शेयरिंग ऑफ चार्ज का कंसेप्ट। देखो शेयरिंग ऑफ चार्ज का कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लो आपके एक कैपेसिटर आपका ए है, एक कैपेसिटर आपका ए है, एक ए है, दो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए हैं, हाँ? एक कैपेसिटर आपका ए है, एक कैपेसिटर आपका ए है। ठीक है ना। अब देखो सेम चार्ज, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन कि नेगेटिव चार्ज से ही के आमने सामने ही है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल वाला, है ना। तो अब मैंने क्या किया, जैसे एक कैपेसिटर ए था जिसकी मान लो कैपेसिटेंस C1 थी, और ये कैपेसिटर दूसरा था जिसकी कैपेसिटेंस मान लो C2 थी। बस मैंने क्या किया, इन दो कैपेसिटर को आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। दो कैपेसिटर थे, एक कैपेसिटर ए रहा, एक कैपेसिटर ए रहा, दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, दोनों को आपस में मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, मैंने आपको पहले भी वैसे एक बार बताया था, ठीक है, लेकिन अभी मैं फिर बता रहा हूं कि जब किसी चीज को आप वायर से कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, तो जब तक इन दोनों का पोटेंशियल कैपेसिटर का सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा। ये मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का जब मैं कंसेप्ट करा रहा था तब भी उधर मैंने किसी एक जगह पे बताया था। ठीक है ना, तो याद रखना कि जब मैं आपको अर्थिंग वाला कंसेप्ट बता रहा था कि अर्थिंग, इधर मैंने एक बॉक्स बना के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट लिखा था, उधर ही मैंने 2 पॉइंट आपको बताए थे। ठीक है ना, कि जब दो मेटल या दो किसी कंडक्टर को हम आपस में वायर से कनेक्ट करते हैं तो तब क्या होता है, चार्ज एक दूसरे में शेयर होने लग जाता है, एक दूसरे में शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है। या तो चार्ज इधर से इधर जाता है या तो इस कैपेसिटर से इधर आता है, और ये चार्ज तब तक शेयर होता रहता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब जैसे इसका मान लो पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, इसका पोटेंशियल मान लो इनिशियली जब हमने वायर को कनेक्ट नहीं किया था, जब वायर को कनेक्ट नहीं किया था तो इसका पोटेंशियल V1 था, चार्ज Q1 था, इसका चार्ज Q2 था, पोटेंशियल V2 था। ठीक है ना, लेकिन जब आपने वायर कनेक्ट कर दी तो ये चार्ज जब ट्रांसफर होने लग जाएगा, या तो Q1 से कुछ चार्ज Q2 की तरफ जाएगा, मतलब इस कैपेसिटर की तरफ जाएगा, या तो इधर से चार्ज कुछ इस तरफ आएगा। ठीक है ना, और फिर तब तक वो चार्ज शेयर होता रहेगा जब तक इन दोनों का ही पोटेंशियल V नहीं हो जाता, मतलब एक सेम पोटेंशियल पे दोनों नहीं आ जाते
तब तक ये शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी। तो इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये है कि जब दो कोई कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर की तरह ही है, तो जब दो कंडक्टर को हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे एक कंडक्टर का पोटेंशियल मान लो पहले V1 है, दूसरे का V2 है, लेकिन जब इन दोनों को हम किसी तार से वायर से कनेक्ट कर दें, तब इन दोनों में क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है। या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करते हैं, टू मेक दोनों मतलब कि दोनों कंडक्टर का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, इसमें आपसे दो तीन चीजें पूछ लेते हैं। पहली बात तो ये पूछ लेते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज के केस में आपका जो चार्ज बाद में फाइनल जो चार्ज है, देखो पहले तो इस पे चार्ज Q1 था, इस पे Q2 था, लेकिन जब बाद में आप चार्ज शेयर करोगे, बाद में जब चार्ज शेयर होगा, मतलब या तो Q1 से कुछ चार्ज इधर जाएगा या Q2 से कुछ चार्ज इधर जाएगा, तो बाद में पूछना है कि फाइनल चार्ज कितना होगा Q1 कैपेसिटर में। पहले तो Q1 था जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, जब आपने दो कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया था तो Q1 था, लेकिन जब आप कनेक्ट कर दिया तो अब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी, मतलब हेरा फेरी होगी कि इधर से या तो इधर जाएगा, इधर से या तो इधर जाएगा, तो मतलब इसके Q1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कितनी चेंज होगी उसी की आपको वैल्यू पूछ सकते हैं। वैसे ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन मैं तब भी लिख दिया कि अगर पूछ लिया तो आपको सीधा याद हो, बाकी बच्चे डिराइव करेंगे आपको सीधा याद होगा। तो Q1 डैश की बात कर रहे हैं। Q1 डैश का मतलब क्या, जब आपका पोटेंशियल दोनों में कॉमन हो गया आफ्टर कनेक्टिंग ए वायर, तो Q1 डैश आपका बराबर होगा C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, उसके ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपसे Q2 पूछते, Q2 डैश मतलब है ना, Q1 डैश है जैसे इधर, अगर आपसे Q2 डैश पूछते तो बस आप इसके अकॉर्डिंग ही है वो भी, बस Q2 डैश पूछते तो बस आप इधर क्या कर देते, C1 की जगह बस C2 कर देते, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी इस करके मैंने एक ही बताया, अब दूसरा अपने अकॉर्डिंग ही गैस भी कर सकते हो ना। Q1 डैश का जब फॉर्मूला ये है तो Q2 डैश का क्या होगा, बस इधर C1 की जगह C2 आ जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, C1 प्लस C2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो Q2 डैश भी पूछा होता तब भी आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। इस पे लेकिन मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है कि हीट लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब चार्ज बट रहा था आपस में, तब जो हीट लॉस हुई उसके बारे में बताना है। तो हीट लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि डेल्टा H बराबर होता है हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 उसका ब्रैकेट में V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, याद रखना, ठीक है ना। तो हीट लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेल्टा H बराबर हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। तो हीट लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ी एनालॉजी बताता हूं। देखो जो मैंने लिया इधर, इसमें मैंने क्या लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह लिया है ना, कि जब दो सिमिलर चार्ज वाली प्लेट आपस में कनेक्ट हो, जैसे कि इधर नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कनेक्ट है ना, इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट कनेक्ट है, मतलब सिमिलर चार्ज वाली प्लेटेड कनेक्ट है। या आप ये भी कह सकते हैं अगर प्लस चार्ज वाली होती, मतलब इसका भी ए भी प्लस चार्ज की प्लेट होती, ए भी प्लस चार्ज की प्लेट होती, तब भी आपका फॉर्मूला सेम रहता, मतलब सिमिलर चार्ज वाली प्लेट होंगी तो आपके फॉर्मूले यही रहेंगे जो मैंने लिखे। लेकिन मान लो आपको अगर आ जाए कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे मान लो आपको दे दें कि इस प्लेट पे प्लस चार्ज है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में सिस्टम अलग हो जाए, पहले तो मैंने आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की जैसा लिया जो पैरेलल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब मैंने आपको लिया जिसमें इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डिसिमिलर चार्ज वाली प्लेट आपस में कनेक्ट है। तो उसके लिए मैंने एक आपको एनालॉजी बताई है, एक छोटा सा चेंज करना है बस आपको फॉर्मूले में। क्या करना है, देखो जब सिमिलर चार्ज कनेक्ट थे, जो सिमिलर चार्ज कनेक्ट थे तो बस आपका हर जगह प्लस प्लस आ रहा था, है ना, Q1 प्लस Q2 आ रहा था, ठीक है। C1 मतलब इधर तो कैपेसिटर तो हमेशा प्लस ही रहता है ना, कैपेसिटर C1 मतलब कैपेसिटर की वैल्यू तो हमेशा प्लस ही रहती है। बस आपको चेंज क्या करना है, चार्ज और पोटेंशियल के बीच में अगर साइन आ जाए, देखो अभी मैं बताता हूं कैसे, कि जैसे मान लो अब डिसिमिलर चार्ज हो, पहले सिमिलर चार्ज के लिए तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही हुआ है, ठीक है। सिमिलर चार्ज में आपका सिमिलर चार्ज हो तो आपका जब सिमिलर चार्ज वाली प्लेट कनेक्टेड हो तो आपका प्लस साइन ही फॉर्मूले में यूज होता है, जो कि मैंने लिखा भी है कि प्लस साइन ही यूज, प्लस साइन ही आप देख रहे हो Q1 प्लस Q2, है ना। या तो आप इधर भी देख रहे हो
ठीक है ना। अच्छा एक चीज रह गई थी अभी, और ये भी बता देता हूँ कॉमन पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। पहले चलो कॉमन पोटेंशियल पहले देख लो। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि इस पे पहले चार्ज, इसका पोटेंशियल क्या था V1, इसका पोटेंशियल V2 था जब हम इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इन दोनों का पोटेंशियल एक टाइम बाद इक्वल हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल की भी कभी कभी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल आपका क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो इसको भी आप याद रखना है ना। पहले एक कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, लेकिन जब उनको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ए है, ठीक है ना। अब बात करते हैं वापस उसी चीज में कि जो आपके जब सिमिलर चार्ज कनेक्ट हो, मतलब सिमिलर चार्ज वाली प्लेट कनेक्ट थी जब आपकी, जैसे नेगेटिव वाली प्लेट कनेक्ट थी, तो मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं सारे ये सिमिलर चार्ज प्लेट के अकॉर्डिंग लिखे हैं। लेकिन मान लो आपकी ऐसे लगा हो कि ए प्लस है, ए नेगेटिव है, ए प्लस है, ठीक है ना। तो मान लो ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, तो मतलब डिसिमिलर चार्ज वाली चीजें हो तब आपके फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आएगा। उसको देखो क्या है कि जब डिसिमिलर प्लेट लगी हो तो आपको नेगेटिव चार्ज बस पुट करना है जहां जहां Q1 मतलब जहां जहां चार्ज की वैल्यू है या पोटेंशियल की वैल्यू है। कैपेसिटर के केस में नहीं, क्योंकि C1 मतलब जो C की वैल्यू होती है तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। चार्ज हो सकता है कभी पॉजिटिव में हो कभी नेगेटिव में हो, पोटेंशियल आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो बस आपको चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव करनी है। जैसे मैं अभी बताऊं तो जब आपके डिसिमिलर प्लेट हो, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट आपस में कनेक्ट होती, तो आपके फॉर्मूले में चेंज क्या आता, बस शेयरिंग ऑफ चार्ज के मतलब जो आपका Q1 डैश का फॉर्मूला है उसमें चेंज क्या आता, बस आपका जो प्लस का साइन है इसकी जगह पे इधर माइनस आ जाता, इसकी जगह पे इधर माइनस आ जाता। वही मैंने लिखा है कि डिसिमिलर प्लेट्स अगर कनेक्ट होंगी तो माइनस चार्ज आएगा। नॉर्मली जो आपका क्वेश्चन आता है वो सिमिलर प्लेट ही कनेक्ट होती हैं, इस करके मैंने सिमिलर प्लेट के फॉर्मूले लिखे हैं। लेकिन अगर डिसिमिलर प्लेट भी अगर बाई चांस पूछ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लगा देना है, बस फॉर्मूला बाकी सेम ही है, ठीक है। तो बस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन मैं वैसे अब वापस वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, वापस मैं वही लिख दे रहा हूँ, एक जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। तो वापस मैं वही लिख दे रहा हूं, लेकिन याद रखना कि नेगेटिव चार्ज इधर आएगा अगर आपकी डिसिमिलर प्लेट होंगी, ठीक है ना। इसी तरह कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। अच्छा इधर नेगेटिव ना कर देना, वही मैं आपको बता रहा हूं कि कैपेसिटर की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है हमेशा। बस आपको चार्ज के बीच में या पोटेंशियल के बीच में चीज हो, ठीक है ना, मतलब Q1 Q2 या V1 V2 के जब हो तब उसका साइन चेंज करना है। जैसे इधर आपके Q1 Q2 था तो बस इन दोनों के बीच में आप प्लस की जगह नेगेटिव साइन कर दोगे। इसी तरह बात करें कॉमन पोटेंशियल में, तो कॉमन पोटेंशियल में जब आपके सिमिलर चार्ज थे, जैसे आपका ये सिमिलर चार्ज था, है ना, आपके सिमिलर चार्ज थे तो आपका फॉर्मूला ही था जो मैंने आपको भी बताया। लेकिन अगर डिसिमिलर चार्ज हो कि एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो, तब आप क्या करोगे, बस इस फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आएगा, बस ये प्लस की जगह आपका नेगेटिव हो जाएगा, प्लस की जगह आपका नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। नीचे C1 इधर ना नेगेटिव कर देना, क्योंकि कैपेसिटर में कोई साइन में चेंज नहीं आता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। बस आपका जो कैप मतलब इधर बीच में चेंज आएगा जब आपके V1 और V2 या C1 या C2 वाली Q1 या Q2 वाली चीजें हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो, एक बार शांति से सुनो क्या बोल रहा हूं। पहली बात तो जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं एक कब किसके लिए हैं, जो शेयरिंग ऑफ चार्ज के जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं एक किसके लिए हैं, जब सिमिलर चार्ज वाली प्लेट आपस में कनेक्ट हो तो आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं। और जनरली पूछा भी यही जाता है सिमिलर चार्ज प्लेट वाले में, लेकिन रेयरली कभी आपसे पूछ ही लिया कि डिसिमिलर चार्ज लगाए हुए हैं तब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। तब बस आपको क्या करना है, तब ये पॉजिटिव की जगह ये नेगेटिव साइन लगा देना है बस। तो आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ए होगा डिसिमिलर चार्ज के लिए, ठीक है ना। और आपका डिसिमिलर चार्ज के लिए Q1 डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस एक छोटा सा एनालॉजी में चेंज करना है, ठीक है ना, कि बस डिसिमिलर चार्ज हो, डिसिमिलर प्लेट चार्ज वाली प्लेट कनेक्ट हो तो बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन पुट करना है, बस इधर ना पुट कर देना C1 और CT वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो ये इतना बस याद रखना, ठीक है ना। इसको कहीं पॉइंट बना के लिख भी लेना अगर आपके नोट्स में आप लिखना चाहते हो, ठीक है। इधर मैं शॉर्ट में लिखा है कि सिमिलर चार्ज प्लेट कनेक्टेड हो तो प्लस साइन ही रहेगा, जो कि मैंने दिखाया भी है आपको। लेकिन जब डिसिमिलर हो तो नेगेटिव साइन आप पुट करोगे। क्लियर है बात, ठीक है ना।
उसके बाद ये होगी यार कॉमन पोटेंशियल की बात। ये हमने इसकी हीट लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, इसका ये भी कर लिया कि बाद में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सब कर लिया, ठीक है ना। अब लास्ट में एक छोटी सी चीज रहती है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, देखो किसी कैपेसिटर को चार्ज करना, किसी कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये सर्किट है। सर्किट को आप माइंड में रखना भी है ना, इस सर्किट को आप माइंड में भी रखना कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट क्या होता है। देखो सर्किट में क्या होता है, एक आपकी बैटरी होती है, एक आपकी बैटरी होती है, आपका कैपेसिटर होता है, एक रेजिस्टेंस होता है ना। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, बैटरी होती है, बैटरी ही क्या करती है, कैपेसिटर को चार्ज करती है। तो बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज करेगी। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट है। इस केस में आपसे एक क्वेश्चन नहीं आता है बस कि इसमें क्यू की वैल्यू पूछते हैं आपको, कि चार्ज मतलब चार्ज की वैल्यू पूछते हैं कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर में कितना चार्ज है किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे। तो उसका फॉर्मूला ए है कि क्यू बराबर है क्यू नोट ब्रैकेट में 1 माइनस ई दी पावर माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय आर सी। तो ये फॉर्मूला है आपका कि क्यू बराबर क्यू नोट ब्रैकेट में 1 माइनस ई दी पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये आपका फॉर्मूला है चार्ज ऑन ए कैपेसिटर एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी ड्यूरिंग ए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, आपका किसी एक इंस्टेंट टी पे आपसे अगर फॉर्म पूछ लें कि चार्ज की वैल्यू क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, इधर जो आपका क्यू नोट है, क्यू नोट क्या है, मतलब क्यू नोट जो इधर है आपका वो क्या है, सी वी नोट। क्यू नोट आपका क्या है, सी वी, आप अभी कह सकते हो क्यू नोट आपका बराबर है सी वी के, ठीक है। तो ये आपका क्यू नोट है, ठीक है ना, ये आपकी क्यू नोट की वैल्यू है। तो ये होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि ये कैपेसिटर लगा है और बैटरी इसको चार्ज कर रही है, बैटरी इसको चार्ज कर रही है। अच्छा, जो ये आरसी है ना, माइनस टी बाय आरसी, नीचे आरसी लिखा हुआ है, ये आरसी को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है लेकिन आपके सिलेबस में इतने काम की नहीं है तो उसको आप रहने दो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टाओ, इसको टाओ से डोनेट करते हैं। तो आरसी के प्रोडक्ट को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। कभी कभी आपको डायरेक्ट ही दे दिया जाता है कि टाइम कांस्टेंट की आपको वैल्यू दे दी है 5, टाइम कांस्टेंट की आपको वैल्यू दे दी है 5। तो मतलब टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या, कि आपको आरसी की वैल्यू दी है, तो बस आप आरसी की जगह 5 पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो टाउ बराबर होता है आरसी, इसको ही बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक दूसरा चीज और, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें बैटरी बस डिस्कनेक्ट होती है, बस ये बैटरी आप निकाल दोगे। देखो इसका सर्किट डायग्राम क्या था, जिसमें बैटरी थी। जब आपकी बैटरी आप निकाल दोगे तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा। चार्ज इधर से मतलब कैपेसिटर से चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा, हौली हौली चार्ज कैपेसिटर का खत्म होना शुरू हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के सर्किट में क्या फर्क है, कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बैटरी भी लगी होती है, क्योंकि बैटरी ही तो चार्ज करती है, लेकिन जब आप बैटरी निकाल दोगे तो टाइम के अनुसार हौली हौली कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो उस केस में आपका चार्ज एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बराबर हो जाएगा क्यू नोट ई माइनस टी बाय आर सी, है ना। बस ब्रैकेट में जैसे इसमें 1 था, बस इसमें 1 माइनस नहीं आएगा, सीधा ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस केस में आपका क्या हो रहा है, क्यू आपका डिक्रीज हो रहा है, इस केस में आपका चार्ज लॉस होगा और इस केस में आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है। कि पहले अगर इस पे मतलब चार्ज अगर कोई 2 कूलम चार्ज था तो चार्जिंग के टाइम हौली हौली इंक्रीज ही होगा, कि 2.1 हो गया, 2.2 हो गया। लेकिन इस केस में अगर पहले 2 कूलम चार्ज था तो बाद में 1.9 होगा, 1.8 होगा, तो ऐसे चार्ज डिक्रीज होगा। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में चार्ज डिक्रीज होगा आपका, और इस केस में आपका चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के, ठीक है ना। तो ये सारी बात थी यार पूरे कैपेसिटर में। अब आपका कैपेसिटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना हो। बस हाँ, एक चीज कर लेना, जो मुझे आपने वादा किया है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे। तो एक टाइप के आपके कैपेसिटर के क्वेश्चन रहते हैं कि सर्किट को कैसे सोल्व करें, है ना। आपको आता है ना कि सर्किट को सोल्व करना है,
तो मैंने आपको एक वाला तो करा दिया है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको जो मैंने बुक रिकमेंड की है, सिंगेज की जो बुक क्या है आपको फिजिक्स की, या तो आपके पास बुक से नहीं करना चाहते हो तो किसी की वीडियो देख लेना जो अच्छे आप जिस पे बिलीव कर सकते हो, ठीक है ना, उस टीचर की वीडियो देख लेना। इसमें बस इतना लिखना, हाउ टू सोल्व सर्किट, है ना, हाउ टू सोल्व कैपेसिटर वाले सर्किट, कैपेसिटर वाले सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं। एक बार देख लोगे, कैपेसिटर के सर्किट को सोल्व करना सीख लोगे तो सेम वही चीज रेजिस्टेंस के सर्किट में लगती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थ्योरी कोई नहीं है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज है। तो आपने मुझे कहा है कि भैया आप 28 तारीख तक पहले थ्योरी करा दो, हम क्वेश्चन वाला काम खुद कर लेंगे, तो वो काम कर लेना, ठीक है। 30, 35, 40 मिनट में आप सारे हर एक टाइप के सर्किट को सोल्व करना सीख लोगे, ठीक है ना। बुक, सिंगेज की बुक में तो सिस्टमैटिक वाइज ही लिखा है कि पहले एक मेथड है लिखा है कि इस टाइप के आपको सर्किट आ सकते हैं, फिर इस टाइप के सर्किट और उनका मेथड भी लिखे हैं स्टेप टू स्टेप, कि पहला स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है। चाहो तो आप बुक से भी कर सकते हो, नहीं तो किसी की वीडियो भी देख लेना जिस टीचर पे आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस सब कुछ हो गया है, कैपेसिटर में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता जो नहीं होगा आपसे, सब हो जाएगा, ठीक है। बस वो चीज कर लेना कि हाउ टू सोल्व सर्किट, ठीक है ना, हाउ टू सोल्व सर्किट, ठीक है, उसको देख लेना। और किरचॉफ लॉ, जो उसमें सर्किट को सोल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ भी कभी कभी लग जाते हैं ना, किरचॉफ लॉ भी अप्लाई करना सीख लेना। बस ये काम एक क्वेश्चन वाला काम है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए ये अपना मेरे काम का नहीं है, अब आपकी जिम्मेवारी है, जैसा आपने मुझे कहा था, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ भी सिंपल है, किरचॉफ के 2 लॉ हैं, वैसे मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा बताऊंगा, लेकिन वैसे कैपेसिटर के केस में किरचॉफ लॉ 2 हैं। पहली बात है कि मतलब जैसे मान लो आपका एक कैपेसिटर है, एक आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, इधर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ मान लो, ठीक है। मान लो ये आपका कैपेसिटर C1 है, ये आपका C2 है, C3 है, ठीक है ना। तो मान लो इधर से आपका Q चार्ज गया, इधर से आपका Q चार्ज गया, तो इधर आपका अब मान लो Q1, इधर से Q चार्ज गया, अब इधर देखा इधर 2 रास्ते हो गए तो चार्ज बट जाएगा, इधर मान लो Q1 गया, इधर मान लो Q2 गया। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, या जंक्शन रूल जिसको हम बोलते हैं, कि जहां जंक्शन है, देखो इधर बीच में एक जंक्शन आया तो इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के, ये अपना जंक्शन रूल है, ठीक है, किरचॉफ रूल है, ठीक है, किरचॉफ रूल इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में किरचॉफ रूल ए है, ठीक है ना। अब मैं जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा तो बस उधर कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस होगा, तो उधर आपका बस जंक्शन लॉ क्या बन जाएगा, उधर आपका क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो उधर चार्ज नहीं, उधर करंट होगा, तो उधर करंट को कैसे सिंबल करते हैं, I से, तो उधर आपका बस होगा I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, चलो उधर तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था इन केस ऑफ कैपेसिटर, और किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, वही जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है, कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन एनी लूप इज जीरो, ठीक है। तो ये आपके 2 चीजें हैं, बाकी आप एक बार बुक में देख लोगे या किसी की वीडियो देख लोगे कि हाउ टू सोल्व कैपेसिटर्स, हाउ टू सोल्व सर्किट, ठीक है, या सर्किट को देख लोगे कि कैसे सोल्व करते हैं तो आप सीख जाओगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत बच्चों की तरह काम है, और बाकी मैं तो आपको 28 जून के बाद तो कराऊंगा ही, ठीक है ना। 28 जून तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके आपके क्वेश्चन वाले भी चीजें कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ यार आपका कैपेसिटर पूरा खत्म होता है, बस सर्किट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन सोल्विंग वाला प्रोसेस है, थ्योरी का उसमें कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। आज हमने पूरा कैपेसिटर एक ही वीडियो में खत्म कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।